This audiobook is brought to you by eBook Horizon. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बड़े जोश के साथ नई आदत शुरू करते हैं मगर चंद दिन बाद ही दिल उकता जाता है? आप खुद से कहते हैं कल से पक्का शुरू करूंगा, मगर वो कल कभी नहीं आता। ये एक बहुत ही आम मसला है, तकरीबन हर किसी के साथ होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो हम अक्सर एक ही नतीजा निकालते हैं कि शायद हमारी क़ुव्वत इरादी यानी विल पावर ही कमज़ोर है। लेकिन जेम्स क्लियर अपनी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि असल मसला आपकी विल पावर का है ही नहीं। मसला ये है कि जिस आदत को अपनाने की कोशिश की जा रही है वो दिलचस्प ही नहीं है। ये एक डिज़ाइन का मसला है, कुव्वत का नहीं। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा कानून, द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, हमें एक चौंका देने वाला राज बताता है। अगर आदत अट्रैक्टिव ना हो तो दिमाग इसे कभी कबूल नहीं करता। देखें, हमारा दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जहां प्लेजर हो, एक्साइटमेंट हो और फौरी रिवॉर्ड मिले। अगर कोई आदत सजा जैसी लगेगी तो दिमाग उससे दूर ही भागेगा। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपनी बोरिंग लेकिन ज़रूरी आदतों को इतना दिलचस्प बना सकते हैं कि वो एक बोझ लगने के बजाय एक एडिक्शन बन जाए? ज़रा सोचें, अगर वर्जिश एक सज़ा नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट लगे, अगर पढ़ाई एक बोझ की बजाय एक नशा बन जाए, तो ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। आइए जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, तो इस राज को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। 1940 की दहाई में, जहां एक साइंसदान निको टिनबर्गन ने परिंदों पर कुछ बड़े ही हैरानकुन तजुर्बात किए थे। तो निको टिनबर्गन, जिन्हें बाद में नोबेल इनाम भी मिला, वो हेरिंग गर्ल्स नामी समुद्री परिंदों पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोट की कि इन परिंदों के जो नौज़ायदा बच्चे थे वो खाना मांगने के लिए अपनी मां की चोंच पर मौजूद एक छोटे से सुर्ख डब्बे पर ठोंग मारते थे। ये उनकी फितरत में था। टिनबर्गन ने इस फितरत को जांचने के लिए गत्ते की कुछ नकली चोंचें बनाई। और यहां से बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जब टिनबर्गन ने असली चोंच के बजाय एक ऐसी गत्ते की चोंच पेश की जिस पर एक की जगह 3 बड़े बड़े सुर्ख धब्बे थे, तो चूजों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल हैरानकुन था। वो दीवानों की तरह इस नकली चोंच पर ठोंगे मारने लगे, जैसे ये उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज हो। इसका मतलब ये था कि वो चूजे हकीकत के एक मुबालगा आमेज, एक एग्जैजरेटेड वर्जन पर ज्यादा शिद्दत से रद्द अमल दिखा रहे थे। वो असली मां की चूंच से ज्यादा चूंच के एक बेहतर ख्याल को तरजीह दे रहे थे। ये एक ऐसा सिग्नल था जिसने उनके दिमाग को जैसे हाईजैक कर लिया था। और ये सिर्फ उन परिंदों तक महदूद नहीं था। टिनबर्गन ने ग्रे लैग गूस नामी परिंदे पर भी यही चीज देखी। ये परिंदा कुदरती तौर पर अपने घोंसले से बाहर निकले हुए अंडों को वापस अंदर धकेलता है, लेकिन ये किसी भी गोल चीज जैसे बल्ब या बिलियर्ड की गेंद के साथ भी ऐसा ही करता था। और हद तो तब हो गई जब एक परिंदे ने एक बहुत बड़ी वॉलीबॉल को अपने घोंसले में धकेलने की भरपूर कोशिश की। साइंसदान इस अजीबो-गरीब रवैये को सुपर नॉर्मल स्टिमुलस कहते हैं, यानी ये हकीकत का एक ऐसा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया वर्जन होता है जो असल चीज से भी ज्यादा मजबूत रद्द अमल पैदा करता है। 3 सुर्ख धब्बों वाली चोंच हो या वॉलीबॉल के साइज का अंडा, ये सब इसी की मिसालें हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन परिंदों की कहानियों का हमारी आदतों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि इंसानी दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। देखें, हमारे आबाओ अजदाद के लिए नमक, चीनी और चिकनाई जैसी चीजें बहुत नायाब थीं और जिंदा रहने के लिए इंतहाई कीमती भी। इसलिए हमारे दिमाग ने इन चीज़ों के लिए एक शदीद ख्वाहिश पैदा कर ली। मसला यह है कि हमारे दिमाग के ये बुनियादी मराकज़ पिछले 50,000 सालों में ज़रा भी नहीं बदले, लेकिन हमारी दुनिया वो पूरी तरह बदल चुकी है। हमारा कदीम दिमाग आज की जदीद दुनिया में जी रहा है। आज की फूड इंडस्ट्री इसी कदीम ख्वाहिश को हैक करती है। फूड साइंसदान ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे दिमाग के लिए नाकाबिले फरामोश हों। वो इस बात पर काम करते हैं कि कोई चीज़ मुंह में कैसी महसूस होती है, जिसे ओरो सेंसेशन कहते हैं। जैसे किसी चिप्स का क्रंच, वो एक ही बाइट में कई एहसासात को मिलाते हैं, जैसे क्रिस्पी और क्रीमी, ताकि दिमाग की दिलचस्पी बनी रहे। और सबसे अहम, वो हर प्रोडक्ट के लिए ब्लिस पॉइंट तलाश करते हैं, यानी नमक, चीनी और चिकनाई का वो जादुई कॉम्बिनेशन जो हमारे दिमाग को चीख चीख कर कहता है, और खाओ। जैसा कि न्यूरोसाइंसदान स्टेफन गायनेट कहते हैं, हम अपने ही बटन दबाने में बहुत माहिर हो गए हैं। जंक फूड हमारे लिए एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है जो कुदरती ग़िज़ा से कहीं ज़्यादा पुरकशिश और लत आमेज होता है। और ये कहानी सिर्फ खाने तक महदूद नहीं है। हमारी जदीद दुनिया ऐसी ही पुरकशिश चीज़ों से भरी पड़ी है जो हकीकत का एक इंजीनियर्ड वर्जन है। जरा सोचें, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स
ये समाजी कबूलियत का एक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया वर्जन है। दुकानों में लगे मुबालगा आमेज मैनिकिन्स, फोटोशॉप किए गए इश्तिहारात और वीडियो गेम्स जो आम बोर्ड गेम से कहीं ज़्यादा जोश और फौरी इनाम फराहम करते हैं, ये सब हकीकत के इंजीनियर्ड वर्जन है। और रुझान ये है कि मुस्तकबिल में ये चीज़ें और भी ज़्यादा पुरकशिश और ताकतवर होती जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ विल पावर पे इन्हिसार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस सब का हल क्या है? अगर हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें बुरी आदत की तरफ राग़िब करने के लिए ही डिज़ाइन की गई है, तो हम अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं? हल लड़ना नहीं है। कलीदी नुक्ता यह है कि अपने दिमाग की उस कशिश की ख्वाहिश से लड़ने के बजाय इससे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अगर दुनिया हमें बुरी आदतों की तरफ खींच सकती है, तो हम खुद को अच्छी आदतों की तरफ भी खींच सकते हैं। चलें, मोटिवेशन के पीछे की साइंस को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि अच्छी आदतों को इतना पुरकशिश कैसे बनाया जाए कि उन्हें छोड़ना नामुमकिन हो जाए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक ऐसे तजुर्बे को देखना होगा जिसने ख्वाहिश के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है 1954 में 2 न्यूरोसाइंसदान जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर से, और एक ऐसे तजुर्बे से जिसका नतीजा बहुत गहरा निकला। उन्होंने ये देखना चाहा कि अगर इस एक केमिकल यानी डोपामीन को, जो हर तरह की तरगीब की जड़ समझा जाता है, उसको ही ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा। और जो नताइज सामने आया वो वाकई हैरान कौन थे। डोपामीन के बगैर ऐसा लगा जैसे चूहों ने जीने की हर ख्वाहिश ही खो दी हो। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रही, यहां तक कि कुछ ही दिनों में वो प्यास से मर गए। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। इन चूहों को अब भी चीनी पसंद थी, यानी अगर चीनी इनके मुंह में डाली जाए तो वो इसका जायका महसूस कर सकते थे, लेकिन अब वो इसे चाहते नहीं थे। इसे हासिल करने की कोई ख्वाहिश, कोई तरगीब बाकी नहीं रही थी। और इसी दरियाफ्त से ये गहरी हकीकत सामने आई कि असल में हमें कौन सी चीज़ अमल करने पर मजबूर करती है। ये खुद इनाम नहीं है बल्कि उसकी तवक्को है। जरा सोचिए, अक्सर छुट्टियों पर जाने की प्लानिंग करना खुद छुट्टियों से ज़्यादा मज़ेदार लगता है, या किसी अच्छे खाने का इंतज़ार करना कभी कभी खुद खाने से ज़्यादा इत्मीनान देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग इनाम की तवक्को के लिए बना है, ना कि सिर्फ इनाम के लिए। साइंसदान इसे चाहने और पसंद करने का फ़र्क कहते हैं। चाहना वो तड़प है, वो ख्वाहिश है जो हमें कोई काम करने पर उकसाती है, और पसंद करना वो खुशी है जो इनाम मिलने पर महसूस होती है। हमारे दिमाग का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ चाहने के लिए, यानी ख्वाहिश और तड़प के लिए बना है, जबकि वो हिस्सा जो इनाम से लुत्फ़अंदोज़ होता है, यानी पसंद करने वाला हिस्सा, उसके मुकाबले में बहुत ही छोटा है। इसका मतलब ये है कि ख्वाहिश ही हमारे हर अमल का इंजन है। हमारी हर आदत, हमारा हर काम दरअसल किसी इनाम की तवक्को से ही चलता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि तवक्को में कितनी ताकत है, तो सवाल यह है कि हम इस इल्म को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया बिल्कुल सीधा सा है। अगर कोई नई आदत अपनानी है तो उसे इतना दिलचस्प और पुरकशिश बनाना होगा कि दिमाग इसकी तवक्को करने पर मजबूर हो जाए। हम किसी आदत को पुरकशिश बनाएं कैसे, खासतौर पर अगर वो वर्जिश करने जैसी कोई मुश्किल आदत हो। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग का आइडिया बहुत सादा मगर शानदार है। इसमें हम एक ऐसा काम लेते हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना, और उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, जैसे वर्जिश करना। इसकी एक बेहतरीन मिसाल डबलिन के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की है। अब उसे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन वो ये भी जानता था कि भाई वर्जिश भी करनी है। तो उसने क्या किया? उसने अपनी स्टेशनरी बाइक को हैक किया और उसे अपने लैपटॉप से जोड़ दिया, और शर्त ये रखी कि नेटफ्लिक्स सिर्फ तभी चलेगा जब वो एक खास स्पीड से साइकिल चलाएगा। अगर साइकिल रुकी तो शो भी रुक गया। है ना कमाल का आइडिया? और सिर्फ अफराद ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस टेक्निक की माहिर हैं। जैसे ABC चैनल ने अपनी जुमेरात के रात के शोज़ को TGIT यानी शुक्र है जुमेरात का नाम दिया। उन्होंने अपने शोज़ को इस आराम और सुकून के एहसास के साथ जोड़ दिया जिसका हर कोई एक लंबे हफ्ते के बाद मुंतज़िर होता है। अब आप इस टेम्पटेशन बंडलिंग को एटॉमिक हैबिट्स की एक और तकनीक हैबिट स्टैकिंग के साथ मिलाकर और भी ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ना, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो नई आदतें बनाने का एक बहुत ही आसान और ताकतवर फॉर्मूला बन जाता है। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहले आप अपनी कोई रोज़मर्रा की आदत चुनते हैं, जैसे सुबह की चाय बनाना। ये आपकी मौजूदा आदत है।
फिर आप उसके फौरन बाद वो आदत डालते हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, और आखिर में आप खुद को उस आदत से इनाम देते हैं जो आप करना चाहते हैं। इस फॉर्मूले का कमाल यह है कि वक्त के साथ साथ हमारा दिमाग ज़रूरी काम को पसंदीदा काम से जोड़ना शुरू कर देता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम खुद बर्पीज करने का इंतजार करें, क्योंकि हमें पता होता है कि उसके बाद फेसबुक चेक करने को मिलेगा। यानी ज़रूरत वाला काम चाहत वाले काम का दरवाज़ा बन जाता है। ये सोच में सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब हम ज़रूरी काम को पसंदीदा काम से जोड़ देते हैं तो दरअसल हम अपने दिमाग के इनाम वाले निज़ाम को अपने लिए काम करने पर लगा देते हैं। हमारा माहौल, और जिसे हम कहते हैं हमारा ट्राइब, वो किस तरह से हमारी आदतों को शेप करता है। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत बुनियादी सवाल से। जीनियस लोग पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जाता है? मतलब नेचर या नर्चर? इस मामले पर एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट लाज़लो पोलगर का एक बहुत मजबूत स्टैंड था। उनका मानना था कि कोई भी बच्चा अगर उसे सही तरबियत दी जाए तो वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल गैरमामूली सोशल एक्सपेरिमेंट किया, वो भी अपनी ही 3 बेटियों पर। उन्होंने घर में एक ऐसा माहौल बनाया जो पूरी तरह से चेस के लिए वक्फ था। घर चेस की किताबों से भरा रहता था, पढ़ाई का पूरा फोकस चेस पर था और जिंदगी मुसलसल मुकाबले के गिर्द घूमती थी। और इसके नताइज वो तो बिल्कुल हैरानकुन थे। सबसे बड़ी बेटी सूजन ने 4 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और सिर्फ 6 महीनों में बड़ों को हराने लगी। सोफिया 14 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गई और सबसे छोटी जूडिथ सिर्फ 15 साल की उम्र में तारीख की सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर बन गई। उन्होंने तो बॉबी फिशर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो इस लाजवाल कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या था? क्या यह सिर्फ सख्त, ना रुकने वाली मेहनत थी या एक मुश्किल बचपन? देखें, उन बहनों ने इसे कोई मुश्किल काम नहीं समझा, उन्हें चेस से इश्क था। एक दफा लाज़लो ने अपनी बेटी सोफिया को आधी रात को बाथरूम में चेस खेलते हुए पकड़ा और कहा, सोफिया, इन मोरों को अकेला छोड़ दो। इस पर उसने जवाब दिया, डैडी, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। और यही चीज हमें असल नुक्ते पर लाती है। पोलगर खानदान में चेस का जुनून बिल्कुल नॉर्मल था। इसकी तारीफ होती थी, इस पर इनाम मिलता था। जो आदतें आपके कल्चर में आम हो जाती हैं वही आपके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती हैं। पोलगार बहनों की कहानी सिर्फ चेस के बारे में नहीं है, ये इंसान की उस गहरी ख्वाहिश को जाहिर करती है कि हम कहीं ना कहीं से ताल्लुक रखें। ये ख्याल हमारी एवोल्यूशन की गहराइयों में बसा हुआ है। इंसान हमेशा से ग्रोह में रहने वाली मखलूक हैं। जिंदा रहने के लिए हमें अपने कबीले का हिस्सा बनना पड़ता था। तन्हा रहना तो मौत की सजा के बराबर था। और यही वजह है कि सोशल नॉर्म्स, यानी वो ना लिखे हुए कवानीन जो हमारा माशरा सेट करता है, हम पर इतना गहरा असर डालते हैं। ये नॉर्म्स हमें बताते हैं कि क्या काबिल कबूल है और क्या नॉर्मल है। ज़रा सोचिए, हम लिफ्ट में कैसे खड़े होते हैं या एक रेस्टोरेंट में अपनी बारी का इंतज़ार कैसे करते हैं। ये सब सोशल नॉर्म्स की ही मिसालें हैं। हम खास तौर पर 3 किस्म के ग्रोहों की आदतों को कॉपी करते हैं। एक, करीबी लोग यानी हमारे दोस्त और खानदान। दूसरा, अक्सरियत यानी हमारा बड़ा कबीला या माशरा। और तीसरा, ताकतवर लोग यानी वो जिनके पास स्टेटस और इज्जत होती है। चलिए पहले ग्रुप पर फोकस करते हैं, यानी करीबी लोग। देखें, कुर्बत का ना एक ज़बरदस्त असर होता है। हम लाशऊरी तौर पर अपने आसपास के लोगों की आदतें, उनके बोलने का अंदाज और उनके रवैयों को अपना लेते हैं। 57%। ये नंबर 32 साल लंबी एक स्टडी से सामने आया है और उसमें पता चला कि अगर किसी का दोस्त मोटा हो जाए तो उस शख्स के खुद मोटा होने के चांसेस 57% तक बढ़ जाते हैं। सोचिए, हमारे करीबी सर्कल का असर इतना गहरा होता है। लेकिन यह असर जाहिर है दोनों तरफ काम करता है। पीयर प्रेशर एक पॉजिटिव कुव्वत भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर MIT की एक छोटी सी रोबोटिक्स क्लास थी जिसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे और उस क्लास ने 4 एस्ट्रोनॉट्स पैदा किए। इसी तरह रिसर्च बताती है कि 11 साल की उम्र में आपके बेस्ट फ्रेंड का IQ 15 साल की उम्र में आपके IQ की पेशेनगोई कर सकता है। बेहतर आदतें अपनाने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम जो किया जा सकता है वो ये है कि एक ऐसे कल्चर का हिस्सा बन जाओ जहां वो आदत पहले से ही नॉर्मल हो। जब हम देखते हैं कि सब लोग वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं तो वो आदत आसान और अट्रैक्टिव लगने लगती है। जब कोई एक ग्रुप का हिस्सा बनता है तो उसकी शिनाख्त मैं से हम में बदल जाती है। मैं एक एथलीट हूं से हम एथलीट्स हैं तक का सफ़र बहुत ताकतवर है। तो फिर सही कबीले में शामिल कैसे हुआ जाए? इसके 2 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक ऐसा ग्रुप ढूंढें जहां आपकी मतलूबा आदत आम हो, और दूसरा, एक ऐसा ग्रुप तलाश करें जहां पहले से ही कोई और चीज़ मुश्तरक हो।
इसकी एक बेहतरीन मिसाल है नर्ड फिटनेस। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो वीडियो गेम्स और मूवीज के शौकीन लोगों को फिट होने में मदद करती है। जब किसी को लगता है कि वो पहले से ही ग्रुप का हिस्सा है, जैसे स्टार वॉर्स से मुश्तरका मोहब्बत की वजह से, तो फिटनेस की आदत अपनाना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे लोग ये काम पहले से ही कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए जरा माजी में चलते हैं, 1950 की दहाई में। तस्वुर करें कि आप एक कमरे में दाखिल हुए हैं, ये सोचकर कि एक सादा सा विजुअल टेस्ट होने वाला है। वहां मेज के गिर्द कुछ लोग पहले से बैठे हैं। आपको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप माहिर नफ्सियात सोलोमन ऐश के एक क्लासिक तजुर्बे के वाहिद असल शरीक हैं। आपको काम बहुत ही आसान दिया जाता है। 2 कार्ड्स दिखाए जाते हैं। एक कार्ड पर सिर्फ एक लाइन है, दूसरे पर 3 लाइनें बनी हैं जिन पर ए, बी और सी लिखा है। आपको बस ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी लाइन पहले कार्ड वाली लाइन के बराबर है। इसमें कोई चाल नहीं है, कोई धोखा नहीं। जवाब बिल्कुल साफ है, लाइन सी। देखने में ये दुनिया का सबसे आसान टेस्ट लगता है ना? बस यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होना शुरू होती हैं। होता यह है, ये कमरे में मौजूद बाकी सब लोग असल में एक्टर्स हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि जानबूझकर गलत जवाब देना है। तो एक एक करके सब बड़े एतमाद से कहते हैं जवाब ए है, और अचानक आपके लिए हकीकत थोड़ी धुंधली होने लगती है। जरा उस दबाव का तस्वुर करने की कोशिश करें। आप एक के बाद एक गलत जवाब सुन रहे हैं। आपको शायद पसीना आने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, जहन में सवालात उठने लगते हैं। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? क्या इन सबको कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो मुझे नहीं आ रहा? और धीरे धीरे अपनी ही आंखों पर यकीन कम होने लगता है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? हैरान कुन, एक बहुत बड़ी तादाद यानी 75% शुरा कम अज कम एक बार ग्रुप के दबाव में आ गए। उन्होंने अपनी आंखों देखी हकीकत को झुठलाकर वही कहा जो बाकी सब कह रहे थे। ये मशहूर तजुर्बा हमारे बारे में एक बुनियादी सच्चाई बताता है। हम लोग इतने भी आज़ाद ख्याल नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। जब भी हम किसी गैर यकीनी सूरत हाल में होते हैं तो हमारी फितरत हमें मजबूर करती है कि हम अपने ग्रुप, अपने कबीले की तरफ देखें कि वो क्या कर रहे हैं। और ये ख्वाहिश कोई नई नहीं, ये हमारे डीएनए में शामिल है। जरा सोचें, हमारे आबाओ अजदाद के लिए कबीले से निकाल दिया जाना मौत की सज़ा के बराबर था। अकेले रह जाने का मतलब था कमज़ोर पड़ जाना। तो एक बुनियादी सतह पर हमारा दिमाग ग्रुप का हिस्सा बने रहने को हर चीज़ पर तरजीह देता है। यानी ग्रुप में कबूल किए जाने का एहसास अक्सर सही होने के एहसास से ज़्यादा अहम हो जाता है। और ये फितरत आज की ज़िंदगी में हर जगह नज़र आती है। अमेज़ॉन से कुछ खरीदने से पहले हम क्या करते हैं? रिव्यूज़ पढ़ते हैं। किसी नए रेस्टोरेंट में जाने से पहले रेटिंग्स चेक करते हैं। हम हर वक्त लाशऊरी तौर पर दूसरों के फैसलों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। ये ख्याल आदतों को समझने के लिए बहुत अहम है। हमारे ऊपर अपने सोशल ग्रुप के उसूलों पर अमल करने का एक ज़बरदस्त दबाव होता है। अगर कोई ऐसी आदत अपनाना चाहता है जो उसके दोस्तों, उसके कबीले के खिलाफ हो, तो ये काम बहुत मुश्किल और गैर पुरकशिश महसूस होगा। लेकिन अगर वही आदत ग्रुप में शामिल होने में मदद दे तो वो खुद ब खुद बहुत पुरकशिश बन जाती है। लेकिन ग्रुप का हिस्सा बनने की ये ज़रूरत, ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। जब हम ग्रुप के अंदर खुद को महफूज महसूस करने लगते हैं तो एक और ताकतवर इंसानी जिबिल्लत सामने आती है जो हमारी आदतों को शक्ल देती है। एक बार जब हम किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो हमारी अगली कोशिश होती है नुमाया होने की। ये इंसानी फितरत का एक अहम हिस्सा है। हम अपने सोशल सर्कल में इज्जत, मकाम और वकार हासिल करना चाहते हैं। तारीख में आला मकाम का मतलब था बेहतर वसाइल, ज़्यादा हिफाजत और ज़िंदगी में बेहतर मौके। इसीलिए हमारा दिमाग इन कामों को पुरकशिश समझने के लिए बना है जिनसे हमें दूसरों की तारीफ और मंजूरी मिले। हम उन आदतों की तरफ खुद ब खुद खिंचे चले जाते हैं जो हमें मुआशरे में ऊपर ले जाती हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, ये हर जगह हो रहा है। हम सिर्फ भीड़ की नकल नहीं करते, हम भीड़ में मौजूद कामयाब लोगों की नकल करते हैं। हम अपनी फील्ड के लीडर्स की हिकमत अमली अपनाते हैं। हम उन लोगों की आदतों की तरफ मुतवज्जा होते हैं जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं। अगर ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किसी बुक क्लब में शामिल हो जाएं। अगर फिट होना चाहते हैं तो ऐसे जिम जाएं जहां हर कोई संजीदगी से वर्जिश करता हो। यानी अपने आप को उन लोगों के दरमियान रखें जो पहले से ही वो आदतें अपनाए हुए हैं जो आप अपनाना चाहते हैं। जब आपका मतलूबा रवैया नॉर्मल बन जाता है तो इसे अपनाना तकरीबन खुदकार हो जाता है। एटॉमिक हैबिट्स में रवैये की तब्दीली का दूसरा कानून है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी किसी आदत को दिलकश बनाओ। लेकिन क्या हो अगर हम इसी कानून को उल्टा कर दें?
तो हमारी कहानी शुरू होती है इस्तांबुल के एक पुराने से अपार्टमेंट में। मैं अपने एक दोस्त माइक और उसके कुछ तुर्क दोस्तों के साथ डिनर पर था। बातचीत के दौरान मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सिगरेट नोशी की आदत शुरू कैसे होती है, तो एक दोस्त ने जवाब दिया कि ये हमेशा दोस्तों से ही शुरू होती है। और हैरानी की बात ये थी कि इस कमरे में मेरे अलावा हर शख्स दिन में एक पैकेट सिगरेट पीता था। लेकिन असल दिलचस्प बात यह थी कि उनमें से आधे लोग सिगरेट छोड़ चुके थे, और जब मैंने वजह पूछी तो सबका जवाब एक ही था, एक किताब। माइक ने बताया कि इस किताब ने सिगरेट नोशी के ज़हनी बोझ से उसे आज़ाद कर दिया, ये बताकर कि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इस किताब ने आखिर ऐसा क्या किया? उसने बड़ी चालाकी से रवैये की तब्दीली के दूसरे कानून को उल्टा कर दिया। ये आदत को ख़त्म करने पर नहीं, बल्कि इस आदत के बारे में हमारी सोच को बदलने पर जोर देती है। ये सिगरेट नोशी से जुड़े हर इशारे को, हर ख्याल को एक नया मतलब देती है। और इस तरीके का जादू तकरार में है, रेपिटेशन में है। किताब का मुसन्निफ सिगरेट नोशी से जुड़े हर फायदे को, हर बहाने को बार बार चैलेंज करता है, जब तक कि इस आदत के बारे में हमारी सोच ही ना बदल जाए। ये कुव्वत इरादी यानी विल पावर का खेल नहीं, बल्कि सोच की मुकम्मल प्रोग्रामिंग है। जब इस नुक्ते नज़र को अपना लिया जाता है तो सिगरेट नोशी के सारे नाम नेहात फ़ायदे हवा में उड़ जाते हैं। अगर किसी को ये यकीन हो जाए कि इस आदत से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो उसे करने की कोई वजह बाकी नहीं रहती। आदत खुद ब खुद गैर दिलकश बन जाती है। लेकिन ये सोच बदलना आखिर काम करता क्यों है? इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी ख्वाहिशात यानी क्रेविंग्स असल में आती कहाँ से हैं। दरअसल हर रवैये के पीछे एक सतही ख्वाहिश और एक बहुत गहरी बुनियादी वजह छुपी होती है। चलें एक मिसाल से समझते हैं। जब कोई ये सोचता है कि मुझे टाको खाने हैं, तो ये एक सतही ख्वाहिश है। उसके पीछे की असल वजह, गहरी वजह, जिंदा रहने के लिए खुराक हासिल करने की बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। टाको तो बस इस बुनियादी ज़रूरत का एक ख़ास इजहार है। हमारा दिमाग सिगरेट पीने या इंस्टाग्राम चेक करने के लिए नहीं बना था। ये सारी जदीद आदतें उन गहरी, कदीम इंसानी ज़रूरियात से जुड़ी हुई हैं जो लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद हैं। सीधा सा मतलब है, हमारी आदतें कदीम ख्वाहिशात के जदीद हल हैं। फेसबुक दूसरों से जुड़ने की हमारी ज़रूरत पूरी करता है और इंस्टाग्राम समाजी कबूलियत हासिल करने की। ये आदत बनाने वाली मसनूआत कोई नई ख्वाहिश पैदा नहीं करती, बल्कि इंसानी फितरत की पहले से मौजूद गहरी ख्वाहिशात से खुद को जोड़ लेती हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारी आदतें गहरी ख्वाहिशात से जुड़ी हैं, तो अगला सवाल यह है कि दिमाग किसी खास आदत का इंतखाब कैसे करता है। जवाब है पेशीन गोई यानी प्रेडिक्शन करने की सलाहियत में। हर अमल से पहले एक पेशीन गोई होती है। हम एक इशारा देखते हैं, जैसे कि हरी बत्ती, और हमारा दिमाग फौरन पेशीन गोई करता है कि आगे क्या करना है। हमारी आदतों की वजह वो इशारा खुद नहीं, बल्कि उस इशारे के बारे में हमारी तशरीह और हमारी पेशीन गोई है। हमारा रवैया इस बात पर मुनासिर है कि हम वाक़यात को कैसे देखते हैं, ना कि उस पर कि वो वाक़यात असल में क्या हैं। दो लोग एक ही सिगरेट को देख सकते हैं। एक के लिए पेशन गोई है सुकून की, जिससे सिगरेट पीने की ख्वाहिश पैदा होती है। दूसरे के लिए पेशन गोई है नफ़रत की, जिसकी वजह से वो इससे बचता है। यही पेशीन गोइयाँ हमारे अंदर एहसासात को जन्म देती हैं, और इन्हीं एहसासात को हम आम तौर पर ख्वाहिश या क्रेविंग कहते हैं। देखें, ख्वाहिश का मतलब ये नहीं कि हमें कोई चीज़ चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी अंदरूनी हालत को बदलना चाहते हैं। ये हमारी मौजूदा हालत और हमारी मतलूबा हालत के दरमियान का फ़र्क है। जब ठंड लगती है तो हम कपड़े पहनते हैं ताकि अपनी अंदरूनी हालत बदल सकें। जैसा कि मशहूर न्यूरो साइंसदान एंटोनियो डेमासियो कहते हैं कि जज्बात और एहसासात ही हमें बताते हैं कि आगे क्या करना है। वो इस बात का इशारा है कि आया हमें अपनी मौजूदा हालत में रहना चाहिए या कोई तब्दीली लानी चाहिए। उनके बगैर हम फैसले करने की सलाहियत ही खो देते हैं। जब कोई शख्स कोई बुरी आदत अपनाता है तो उसे दरअसल वो आदत नहीं चाहिए होती। उसे चिप्स, सिगरेट या इंस्टाग्राम के लाइक्स नहीं चाहिए। वो दरअसल मुख्तलिफ महसूस करना चाहता है। बुरी आदतें बस हमारी अंदरूनी हालत को बदलने की गलत कोशिशें हैं। हम सब की जिंदगी में रोज कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, घर संभालना, और अक्सर ये काम ना एक बोझ की तरह लगने लगते हैं, एक ऐसी ड्यूटी जिसे हम बस पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इन सब कामों को देखने का नजरिया सिर्फ एक लफ्ज से बदला जा सकता है। जी हां, सिर्फ एक लफ्ज जो इन्हीं कामों को बोझ से एक मौका बना दे। आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर देखें। यहां दो लिस्ट्स हैं। एक तरफ है वो सोच मुझे ये करना है, और दूसरी तरफ है मुझे ये करने का मौका मिला।
फर्क सिर्फ एक छोटे से लफ्ज का है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा है। मुझे सुबह जल्दी उठना है एक मजबूरी लगती है, लेकिन जब आप कहते हैं मुझे एक नए दिन के लिए जल्दी उठने का मौका मिला, तो ये एक नेमत लगती है। मुझे सेल्स कॉल करनी है एक टास्क है, लेकिन मुझे अपना काम आगे बढ़ाने का मौका मिला एक अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ लफ्जों का जादू नहीं, ये असल में माइंडसेट का शिफ्ट है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम हकीकत को इनकार कर रहे हैं। जाहिर है काम तो करना ही है, लेकिन असल नुक्ता यह है कि एक ही हकीकत को देखने के दो तरीके हैं और दोनों अपनी जगह पर सच हैं। जी हाँ, हमें ये काम करना है, लेकिन ये भी तो सच है कि हमें ये काम करने का मौका मिला है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम कौन सा जाविया अपनाना चाहते हैं, बोझ वाला या मौका वाला। इसी पर्सपेक्टिव शिफ्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। एक साहब जो व्हीलचेयर इस्तेमाल करते थे, उनसे किसी ने पूछा कि क्या व्हीलचेयर तक महदूद रहना मुश्किल काम है। उनका जवाब सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा, मैं अपनी व्हीलचेयर तक महदूद नहीं हूं, मैं इससे आज़ाद हूं। अगर ये व्हीलचेयर ना होती तो मैं बिस्तर पर पड़ा रहता और कभी घर से बाहर भी ना निकल पाता। जरा सोचिए, जहां दुनिया को एक पाबंदी नजर आ रही थी, वहां उन्हें अपनी आज़ादी नजर आई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे हालात इतने अहम नहीं जितना उन्हें देखने का हमारा अंदाज। तो ठीक है, अब इसी सोच को हम अपनी डेली हैबिट्स पर अप्लाई करके देखते हैं। वही आदतें जिन्हें हम अक्सर टालते रहते हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है। हम उनके ड्रॉबैक्स पर नहीं, बल्कि बेनिफिट्स पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये छोटी सी तब्दीली इन्हें दिलचस्प बना देती है। सबसे पहले एक्सरसाइज। मुझे सुबह भागने जाना है, ये ख्याल ही कितना थका देने वाला लगता है ना, एक काम जो एनर्जी ले जाएगा। लेकिन अगर इसी सोच को यूं बदल दिया जाए कि ये वक्त है अपनी एंड्योरेंस बढ़ाने और तेज होने का, तो अचानक ये एक बोझ से एक चैलेंज बन जाता है, एक ऐसा मौका जिसमें कुछ सीखने और बेहतर होने का मजा है। फिर आती है पैसे बचाने की बात। पैसा बचाना एक कुर्बानी है, ये सोच हमें हाल में महदूद कर देती है। लेकिन इसका दूसरा रुख देखें, पैसा बचाना आने वाले कल की आज़ादी है, ये सोच हमें ताकत देती है। आज की बचत कल के लिए ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा फ्रीडम पैदा करती है। तो ये कुर्बानी नहीं, ये तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। और वो जो घबराहट होती है किसी बड़ी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू से पहले, दिल तेजी से धड़कता है, हाथ कांपते हैं, हम फौरन इसे नर्वसनेस का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे रीफ्रेम करें? मैं नर्वस नहीं, मैं एक्साइटेड हूं और ये एड्रेनलिन रश मुझे फोकस करने में मदद देगा। जिस्मानी अलामात वही हैं, लेकिन हमने उनका मतलब बदल दिया और यूं अपनी जहनी हालत पर काबू पा लिया। लेकिन बात सिर्फ सोच को रीफ्रेम करने पर खत्म नहीं होती। हम उससे एक कदम आगे जाकर अपनी आदतों को बाकायदा तौर पर दिलचस्प बना सकते हैं। इसके लिए एक टेक्निक है जिसे कहते हैं मोटिवेशन रिचुअल। इसका असूल बहुत सादा है। आप अपनी किसी अच्छी आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ देते हैं जिसे आप पहले से ही एंजॉय करते हैं। बार बार ऐसा करने से आपका दिमाग इस आदत को इस अच्छे एहसास के साथ एसोसिएट कर लेता है। फिर एक वक्त आता है कि सिर्फ इस आदत का ख्याल ही आपको वही खुशी और मोटिवेशन देता है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल बॉक्सर और राइटर एड लिटिमोर की है। उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जब भी वो लिखने बैठते, वो हेडफोन्स लगा लेते। कुछ अरसे बाद सिर्फ हेडफोन्स लगाने का अमल ही उनके दिमाग को फोकस मोड में ले आता था, चाहे वो म्यूजिक चलाएं या ना चलाएं। हेडफोन्स उनके लिए गहरे काम का एक क्यू बन गए थे। ये चीज़ एथलीट्स में तो बहुत ही कॉमन है। उनका मैच से पहले का एक खास रूटीन सिर्फ फिजिकल वार्म अप नहीं होता, वो एक जहनी ट्रिगर होता है जो उन्हें गेम मोड में ले आता है। वो रूटीन उनके दिमाग को कहता है कि अब फोकस करने का वक्त है। तो अपना रिचुअल कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। कोई भी ऐसी चीज चुने जिसे करने में मजा आता हो, जैसे कॉफी पीना या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनना। अब इस काम को करने से ठीक पहले एक छोटा सा सादा सा एक्शन करें, जैसे 3 गहरी सांसें लेना या अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करना। बस हर बार इस एंजॉयबल काम से पहले ये मुख्तसर रूटीन दोहराएं। कुछ ही वक्त में आपका दिमाग इस मुख्तसर रूटीन को इस अच्छे एहसास के साथ जोड़ देगा और वो खुद एक मोटिवेशन का जरिया बन जाएगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? खुलासा यह है कि मुश्किल आदतों को पुरकशिश बनाने का राज उनके साथ जुड़े हुए एहसासात को बदलने में है। चाहे वो गेट टू वाली सोच हो या एक मोटिवेशन रिचुअल, मकसद एक ही है, अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलना ताकि वो उन कामों को एक बोझ की बजाय एक इनाम के तौर पर देखे। आज आपने सीखा कि किसी भी आदत को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए ताकि आपका दिमाग खुद उसकी तरफ खिंचा चला आए। अब ये आपके हाथ में है। आप अपनी आदतों को बोरिंग रखेंगे या उन्हें इतना दिलचस्प बनाएंगे कि वो आपकी पहचान बन जाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी मज़ीद वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, मेक इट ईजी के बारे में, यानी कैसे किसी भी आदत को इतना आसान बनाया जाए कि उसे ना करना मुश्किल हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें।